हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहद खुश होंगे। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज मैं आप लोगों को बीपीएससी 131 बीपीएससी 131 के चैप्टर 2 का डिस्कशन कराऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो कि बीए ऑनर्स मतलब बीए के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, जैसे कि बीपीएससी 101, बीपीएससी 102, बीपीएससी 103 और बीपीएससी 104 वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो सेशन को देख सकते हैं। और ये वाली जो वीडियो सेशन है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है, जिस चैप्टर पे चर्चा हम लोगों को करनी है, उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। इस पर हम लोगों को बातें करनी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मैं जब आज इस पे चर्चा करवाऊंगा, मैं जब आज इस पे डिस्कशन कराऊंगा तो मैं एक तो चैप्टर का डिस्कशन कराऊंगा ही, साथ में क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन करा दूंगा। मतलब मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको एग्जाम में क्या आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि मैं अपने साथ आज के इस वीडियो सेशन में इस चैप्टर के टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन को भी यहाँ पर लिख रखा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन भी इनबिल्ट है, तो क्वेश्चन भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक चिंतन के बीच भेद कीजिए। तो इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। कब चर्चा करेंगे, कैसे चर्चा करेंगे, तो जब हम लोग इस पूरे चैप्टर का डिस्कशन करेंगे तो इसी के दरमियान हम लोग क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या है। यहाँ पर इकाई 2 मतलब जो चैप्टर का नाम है वो है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो अब मैं आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसका थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ये राजनीतिक विज्ञान के मूल क्षेत्रों में से एक है। ये बात आप लोग थोड़ी थोड़ी समझे होंगे, पूरा नहीं समझे होंगे। ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, मैंने कहा कि राजनीतिक विज्ञान के मूल क्षेत्रों में से एक है। तो राजनीतिक विज्ञान कहाँ से आ गया, तो दोस्तों देखिए, अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, जब आप लोग ऑनर्स प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, या मैंने अभी तुरंत बताया बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मतलब राजनीतिक विज्ञान में प्रतिष्ठा, तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता है राजनीतिक सिद्धांत। और राजनीतिक सिद्धांत जो है ये राजनीतिक विज्ञान के मूल क्षेत्रों में से एक है, मूल केंद्रगत बिंदुओं में से एक है। आगे मैं और विस्तार से समझाऊंगा, अभी बस एक मोटा मोटा परिचय दे रहा हूं। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत पूरी तरह से राजनीतिक विज्ञान था। ठीक है, और कोई भी विज्ञान जो है सिद्धांत के बिना कभी संभव नहीं होता है, अतः राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक विज्ञान का पर्यायवाची भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। मतलब कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो पूरी तरह से राजनीतिक विज्ञान है, और कोई भी विज्ञान जो है सिद्धांत के बिना संभव नहीं है। जैसे कि साइंस आप लोग पढ़ते हैं दोस्तों, साइंस विज्ञान है, साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के अंतर्गत बहुत से सिद्धांत हैं, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत, उसके बाद फिर आपको ग्रेविटेशन का जो लॉ है, न्यूटन का जो सिद्धांत है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन का सिद्धांत, उसके बाद आपको चैडविक का सिद्धांत, उसके बाद मेंडलीफ का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत। तो इस तरह से बिना सिद्धांत के विज्ञान संभव नहीं है, अतः राजनीतिक सिद्धांत जो है यह पूरी तरह से राजनीतिक विज्ञान है, और हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है ये राजनीतिक विज्ञान का ही पर्यायवाची है। तो अभी मैंने आप लोगों को परिचय दिया, अब मैं आप लोगों को नीचे लिए चलता हूं। अब है कि टॉपिक पे हम लोग को डिस्कस करना है राजनीतिक सिद्धांत और अन्य पारस्परिक संबंध। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत आएगा राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक चिंतन। इन तीनों के बीच में क्या अंतर है, यही सब सारी बातें जो है अब आएंगी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूं, इसी टॉपिक से इसके आंसर होंगे। तो क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक चिंतन के बीच भेद कीजिए। इसी क्वेश्चन का आंसर जो है इस टॉपिक में मिलने वाला है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत और अन्य पारस्परिक संबंध। हालांकि मैं अभी जो डिस्कस कराऊंगा तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कराऊंगा, प्लस टॉपिक भी कवर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाऊं, बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कृपया करके मुझे जरूर मेंशन कर दें, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में, कि सर जो है आप कृपया करके अलग से क्वेश्चन का वीडियो बना दे, तो मैं वो भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। इसके लिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत और अन्य पारस्परिक संबंध।
तो देखिए दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक घटनाओं व सामाजिक समस्याओं पर अपने नैतिक व दार्शनिक मानदंडों को दिखलाता है। जैसे कोई राजनीतिक सिद्धांत है, वो क्या करता है कि जो राजनीतिक घटनाएं घटित हुई है या फिर जो समाज समाज की समस्याएं हैं, तो उस पर अपने विचार या दार्शनिक मानदंडों को दिखाती है। यही राजनीतिक सिद्धांत का काम है। मतलब क्या है कि एक मोटा मोटा सिद्धांत दे देती है कि ये जो राजनीतिक घटना घटित हुई है, ये इस ऐसे नहीं ऐसे तरीके से घटित हुई है, या फिर उसके अंतर्गत कोई समस्या है तो किस तरह से उसका हल होगा, कैसे उसके हल को हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सब बताना राजनीतिक सिद्धांत का काम है दोस्तों। तत्काल व स्थानीय समस्याओं के उत्तर देने की कोशिश जो है राजनीतिक सिद्धांत करता है। मतलब मान लीजिए कि कोई तत्काल समस्या है या कोई स्थानीय समस्या है, तो उसके उत्तर देने की कोशिश यह राजनीतिक सिद्धांत करता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो सेशन में, मतलब पिछले जब हमने चैप्टर 1 का डिस्कशन किया था पिछले वीडियो सेशन में, तो मैंने आप लोगों को बताया था एक सड़क के उदाहरण के बारे में कि स्थानीय लोग जो हैं, गांव के लोग हैं, वो सड़क बनवाना चाहते हैं। तो दोस्तों वो जो सड़क बनाना चाहते थे, मतलब मान लीजिए कि हुआ यूं था कि एक गांव में 20 लोग थे, वहां एक सड़क की कमी थी और आने जाने में दिक्कत होती थी। तो जो एक तरह से वो एक समस्या थी, क्योंकि सड़क नहीं थी, तो वो स्थानीय और तत्काल समस्या थी। तो उसका जो उत्तर ढूंढने का काम किया जाता है, उसका जो उत्तर ढूंढने का काम किया गया था कि कैसे सड़क बनेगा, तो वो काम किसने किया था? तो राजनीतिक सिद्धांत ने किया था। इसीलिए तत्काल व स्थानीय समस्याओं के उत्तर देने की जो कोशिश है राजनीतिक सिद्धांत करती है। ठीक है, इसी कारण से राजनीतिक सिद्धांत के ग्रंथों का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। यही वजह है कि जो राजनीतिक सिद्धांत के ग्रंथों का अध्ययन है महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि यह जो राजनीतिक सिद्धांत है, यह तत्काल व स्थानीय समस्याओं के उत्तर देने की कोशिश करता है। और कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह या संगठन या सरकार या राजनीतिज्ञ यही चाहेगा कि राजनीति के माध्यम से तत्काल स्थानीय समस्याओं को सुलझाया जा सके। इस वजह से राजनीतिक सिद्धांत के ग्रंथों का अध्ययन अति आवश्यक है। और राजनीतिक ग्रंथों के महत्वपूर्ण कार्यों की अगर बात करें दोस्तों, तो यह स्थानीय मुद्दों के समाधान के साथ साथ सामाजिक विकास की प्रक्रिया को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, इसमें जो है शाश्वत उत्कृष्टता शामिल है दोस्तों। यह किसी विशेष जाति, समुदाय, मानव, धर्म की विरासत नहीं है, अपितु यह जो है दोस्तों पूरे मानव जाति से संबंधित है। मतलब ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये किसी की जागीर नहीं है, किसी का खरीदा हुआ नहीं है, किसी का इस पे कोई विशेषाधिकार नहीं है। यह किसी विशेष जाति का नहीं है, यह किसी समुदाय का नहीं है, यह किसी मानव का नहीं है। ना ये जात देखती है, ना ये पात देखती है। यह पूरे के पूरे मानव जाति से संबंधित है दोस्तों। और राजनीतिक सिद्धांत का काम क्या है? स्थानीय मुद्दों का समाधान करना। जो भी स्थानीय मुद्दे हैं, जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, जो तत्काल समस्याएं हैं, उनका समाधान करना और समाज के विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। जैसे कि एक सड़क थी, सड़क टूटी हुई थी, उसको मान लीजिए कि बनाना था, तो इसका समाधान किसने किया? राजनीतिक सिद्धांत ने किया। और राजनीतिक सिद्धांत से क्या हुआ कि सड़क बन गया राजनीतिक सिद्धांत की वजह से। और फिर क्या हुआ कि इससे समाज का विकास भी हो गया। तो ये सामाजिक विकास में भी मदद करता है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। ठीक है, किसी भी राजनीतिक सिद्धांत द्वारा जो निर्णय लिए गए होते हैं दोस्तों, ये अंतिम निर्णय नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी समस्या का विश्लेषण कई तरीकों से हो सकता है दोस्तों, और किसी अन्य निर्णय पर भी पहुंचा जा सकता है। इसी तरह प्रत्येक विश्लेषण विशेष दृष्टिकोण या राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। जैसे कि इसको आप लोग समझे नहीं होंगे दोस्तों, मैंने कहा कि कोई भी राजनीतिक सिद्धांत हो, ठीक है, उसके द्वारा अगर कोई अंतिम निर्णय लिया जाता है, तो वो निर्णय अंतिम नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी समस्या है उसके विश्लेषण के कई तरीके हो सकते हैं। और एक ही समस्या के लिए अलग अलग निर्णय लिया जा सकता है या अलग अलग निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विश्लेषण जो है एक विशेष दृष्टिकोण या राजनीतिक रूप से प्रभावित होती है। मैं इसको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। मान लिया जाए कि मैंने अभी आप लोगों को एक सड़क का उदाहरण दिया, जिसमें मैंने कहा कि सड़क बना दी गई। अब मैंने ये तो नहीं कहा दोस्तों कि ईंट वाली सड़क बनाई गई, ईंट जोड़कर सड़क बनाई गई, या ढलैया करके सड़क बनाई गई, या फिर पिचिंग करके सड़क बनाई गई। सड़क तो बनाई गई, किसके बदौलत बनाई गई? तो राजनीतिक सिद्धांत के बदौलत बनाई गई। और मान लिया जाए कि एक 20 लोगों का समूह था जो सड़क बनाने की बात कर रहे थे, तो उसमें से क्या हुआ कि 15 राजी हुए कि भैया हम ईंट की सड़क बनाएंगे, पैसा कम खर्च होगा। 3 इस बात पे राजी हुए कि नहीं, पिचिंग सड़क बनानी चाहिए, अच्छी होगी। और 2 इस बात पे राजी हुए कि नहीं, ढलैया वाली सड़क बनानी चाहिए और भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांत की मदद से ये तो निर्णय ले लिया गया कि सड़क बनेगा, लेकिन ये निर्णय नहीं लिया गया कि किस विधि से सड़क बनेगा। मतलब राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हम केवल
सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वही अंतिम निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी समस्या है उसको सोचने का, उसके विश्लेषण का जो है तरीका अलग-अलग हो सकता है। क्योंकि जैसे मान लिया जाए कि 15 लोगों ने कहा ईंट की सड़क बनाएँगे, तो उन्होंने कहा ईंट की सड़क बनाएँगे, तो उसने उसको उस तरीके से सोचा और सोचकर ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हम ईंट की सड़क बनाते हैं तो हमारे पैसे ज़्यादा बच जाएँगे, ठीक है? तो ये समस्या का एक पहला विश्लेषण हुआ। दूसरे ने कहा 15 के बाद जो 3 बच गए थे, शायद उन्होंने कहा कि हम ढलैया वाली सड़क बनाएँगे, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जो विश्लेषण किए उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ढलैया वाली सड़क ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ होगी, ठीक है? तो अब बाकी जो 2 बच गए, 15 3 18 हो गए, 2 बच गए, उनका कहना था कि नहीं पिचिंग वाली सड़क बनाएँगे, पिचिंग वाली सड़क जो है उस पे गाड़ी जो है अच्छी खासी चलेगी, ठीक है? बहुत बहुत ही प्लेन होती है पिचिंग सड़क, तो उनका कहना था कि उन्होंने विश्लेषण किया और उन्होंने कहा कि नहीं, जो गाड़ी चलेगी पिचिंग वाली सड़क पे वो अच्छी खासी चलेगी, इसीलिए पिचिंग वाली सड़क बनाएँगे। तो इस तरह से देखा आपने दोस्तों कि कोई भी राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से समस्याओं का समाधान तो हो सकता है, ठीक है? लेकिन राजनीतिक सिद्धांत के विश्लेषण के माध्यम से किसी भी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि एक ही समस्या के विश्लेषण के कई तरीके हो सकते हैं। अलग-अलग व्यक्ति, अलग-अलग समूह, अलग-अलग संगठन जो है एक ही समस्याओं को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और अलग-अलग विश्लेषण करते हैं और फिर अलग-अलग निर्णय पर पहुंच सकते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी विश्लेषण जो है वो विशेष दृष्टिकोण या राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। तो क्वेश्चन था दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन था कि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक चिंतन के बीच भेद कीजिए। मतलब तीनों को अंतर, तीनों में अंतर क्या है ये दिखाना था। तो आप लोग राजनीतिक सिद्धांत समझ गए होंगे। अब आप लोग राजनीतिक सिद्धांत को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है? अब राजनीतिक सिद्धांत में और भी चीज कुछ दिए गए हैं, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इसी के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान भी आता है, इसी के अंतर्गत राजनीतिक दर्शन भी आता है, फिर राजनीतिक चिंतन आता है, राजनीतिक विचार, ये सारी बातें आती है। तो राजनीतिक सिद्धांत संभवतः आप लोग अच्छे से समझे होंगे। आगे भी कुछ बातें हैं राजनीतिक सिद्धांत में समझने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को जरा समझा ही देता हूँ। फिलहाल टॉपिक पे लिए चलता हूँ, ठीक है? तो ये बात आप यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत जो है ये कोशिश करती है कि एक ऐसा राजनीतिक स्पष्टीकरण दिया जाए जो सामान्य नागरिकों के पहुंच से ऊपर हो। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य कर रहे हैं। टकराव दोनों के उद्देश्य में नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों से जस्ट कहा, तुरंत कहा कि राजनीतिक सिद्धांत ये कोशिश करती है कि कम से कम एक ऐसा राजनीतिक स्पष्टीकरण दिया जा सके जो सामान्य नागरिकों के पहुंच से ऊपर हो। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया था दोस्तों 20 लोगों का, जिसमें से सब सड़क बनाने की बात कर रहे थे, और लेकिन क्या था कि सभी अपने अपने असमंजस में थे कि कोई कह रहे थे पक्की सड़क बने, कोई बोल रहे थे ईंट की सड़क बने, कोई कुछ, तो सब अपने अपने तर्क वितर्क दे रहे थे। तो दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत फिर ये कोशिश भी करती है कि ऐसा राजनीतिक स्पष्टीकरण भी दिया जा सके जिससे कि सामान्य नागरिक संतुष्ट हो जाए, कम से कम संतुष्ट हो जाएं। जैसे कि 15 लोग जो मेजोरिटी में थे, जो बहुतायत में, उनका कहना था कि ईंट की सड़क बनाएंगे, तो अंतिम में ये सहमति हुई कि चलो भाई ठीक है, ईंट की ही सड़क बनवा देते हैं। तो ये क्या है? ये भी राजनीतिक सिद्धांत का ही काम है दोस्तों। हालांकि राजनीतिक सिद्धांत से कोई अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगर मान लिया जाए कि किसी की इच्छा होती है कि नहीं 15 में से बाद में ये निर्णय हो जाता है कि नहीं भाई हम ईंट की सड़क नहीं बनाएंगे, पक्की सड़क ही बनाएंगे, तो वो भी बन जाता। तो अंतिम निर्णय तक तो नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एक ऐसा स्पष्टीकरण तो जरूर दिया जा सकता है कि जो नागरिक को संतुष्ट कर सके और नागरिक जो है उस पर राजी हो जाए, ठीक है? और राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान में कोई मतभेद नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य कर रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत क्या है? एक राजनीतिक विज्ञान का ही तो हिस्सा है। तो इस तरह से दोनों के हितों में कभी टकराव नहीं हो सकता, इसीलिए दोनों के जो उद्देश्य हैं उनके उद्देश्यों में टकराव कहीं नहीं है। और दोस्तों, ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ये किसी भी समस्याओं, विश्लेषणों, विवरणों व आलोचनाओं के लिए विचारों, अवधारणाओं एवं सिद्धांतों की खोज करती है, और इस तरह राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान में समाहित हो जाती है। मतलब मुद्दा ये है कि कोई भी राजनीतिक सिद्धांत ये क्या करती है कि किसी भी समस्या या किसी भी विश्लेषण या किसी भी विवरण या किसी भी आलोचना, मतलब समस्या के लिए, विश्लेषण के लिए, विवरण के लिए, आलोचना के लिए विचार खोजती है, अवधारणा खोजती है एवं सिद्धांतों की खोज करती है। यही राजनीतिक सिद्धांत का काम है, समस्याओं, विश्लेषणों, विवरणों व आलोचनाओं के लिए विचारों, अवधारणाओं एवं सिद्धांतों की खोज करना। और इस तरह से राजनीतिक सिद्धांत क्या है दोस्तों? राजनीतिक विज्ञान के अंदर समाहित हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत भी आप लोग समझ गए, और
राजनीतिक विज्ञान को भी आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। राजनीतिक सिद्धांत समझ गए, राजनीतिक विज्ञान कैसे समझ गए दोस्तों, कि राजनीतिक विज्ञान जो है राजनीतिक सिद्धांत को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो है ये राजनीतिक विज्ञान का अंग है। आगे भी मैं विस्तार पूर्वक बहुत सी बातें बताऊंगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे राजनीतिक दर्शन के बारे में और फिर राजनीतिक विचार या चिंतन के बारे में, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पर देख लेते हैं। इसी टॉपिक के अंतर्गत है सारी बातें दोस्तों। आप लोग जब भी इसको आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आप लोग आसानी से दे सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक चिंतन में क्या अंतर है। आप लोग स्पष्ट दे सकते हैं क्या मतभेद है, ये बात आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे मैं आप लोगों को राजनीतिक दर्शन से बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब राजनीतिक दर्शन के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। तो राजनीतिक दर्शन जो है दोस्तों किसी भी प्रश्न का सामान्य उत्तर प्रदान करती है, जैसे कि न्याय क्या है और न्याय का निष्कर्ष क्या होना चाहिए। इन सभी भेदों के साथ यह राजनीति से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के सामान्य उत्तर को प्रदान करती है। मतलब देखिए दोस्तों, ये जो राजनीतिक दर्शन है ये भी राजनीतिक विज्ञान का ही एक हिस्सा है। जैसे कि दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत का काम क्या है कि समस्याओं के समाधान खोजना। जैसे कि मान लिया जाए 20 लोग थे गांव में और वो क्या कर रहे थे कि सिंपली सड़क बनाने की बात कर रहे थे, तो ये समाधान है कि सड़क बन गया, ठीक है, जैसे कि पक्की सड़क बन गई। अब राजनीतिक दर्शन का काम ये है कि ये जो पक्की सड़क बनी ये कैसे सही है। जैसे मान लिया जाए कि मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, आप लोग इस उदाहरण से इसको नहीं समझ पाएंगे स्पष्टतया। तो मान लिया जाए कि आज एक चोर था, एक चोर नहीं मान लेते हैं, एक डाकू था, ठीक है। डाकू ने क्या किया कि उसको तो डाकू है, डकैती करना है उसको, ठीक है। तो डाकू के साथ समस्या यह है कि वो डकैती कैसे करे, ठीक है। तो डकैती कैसे करे इसका समाधान तो वो खोजेगा। तो वो क्या करेगा, दूसरे के घर जाएगा डकैती करने, फिर चाहे उसके लिए उसको किसी का खून बहाना पड़े, किसी को मारना पड़े। तो मान लीजिए डकैत है, वो डकैती करने को गया एक घर में। तो जैसे ही डकैत था उसकी समस्या थी कि डकैती कैसे करे, तो डकैती कैसे करे उसको ये युक्ति सूझ गई कि डकैती कैसे करे। तो जैसे ये युक्ति सूझ गई तो ये क्या हुआ, राजनीतिक सिद्धांत हुआ दोस्तों। राजनीतिक सिद्धांत क्या किया, तो समस्या का समाधान खोज दिया, ठीक है। अब वो डकैती करने को गया, ठीक है, और वहां पर उसने एक व्यक्ति को गोली मार दी, ठीक है। अब गोली मार दी तो ये गोली क्यों मारी, क्योंकि वो व्यक्ति उसको पकड़ लिया था, हो सकता है कि वो पुलिस के हवाले उसको करने वाला था, तो इस डर से उसने उस डकैत ने उस व्यक्ति को गोली मार दी, ठीक है। अब गोली मार दी ये भी राजनीतिक सिद्धांत ही है दोस्तों, ठीक है। ये राजनीतिक सिद्धांत ही है कि उसने गोली मार दी, क्योंकि ये समस्या का समाधान हुआ कि अब जो है उस डकैत को कोई पकड़ेगा नहीं। लेकिन अब राजनीतिक दर्शन का काम यहाँ पे ये है दोस्तों कि उस डकैत को और कुछ क्यों नहीं सूझा, ठीक है। मतलब डकैत ये भी तो कर सकता था कि अपना जान छुड़ाकर भाग जाए, ठीक है। उसको यही क्यों सूझा कि इस व्यक्ति को गोली मार दिया जाए, मतलब वो जिसके घर डकैती करने गया था उसको गोली मार दिया जाए, यही क्यों सूझा। तो ये जो सूझा, ये जो इस प्रश्न का उत्तर मिला उसको, मतलब ये उसके मन में एक प्रश्न आया कि मान लिया जाए कि इस व्यक्ति ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर उसने खोजा कि चलो इसे गोली मार देते हैं, तो चलो इसे गोली जो मार देते हैं, ये वाला जो प्रश्न का उत्तर उसे मिला यही राजनीतिक दर्शन के बदौलत उसे मिला। उसने चिंतन किया, उसने राजनीतिक दर्शन के बदौलत ये देखा कि कैसे क्या किया जाए कि हम इस चंगुल से छूट सकते हैं। तो राजनीतिक दर्शन का काम यह है दोस्तों कि किसी भी प्रश्न का सामान्य उत्तर प्रदान कर देना, ठीक है। जैसे कि न्याय क्या है, न्याय का निष्कर्ष क्या होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई चोर है, ठीक है, चोरी करने को गया और वो पकड़ा गया, ठीक है। तो उसके साथ क्या न्याय किया जा सकता है, या तो पुलिस उसको छोड़ देगी या फिर 100-200 रुपए जुर्माना लगाएगी या 1-2 महीने जेल में रखेगी, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती है। तो ये जो सोचा कि ये ऐसे मतलब या तो जेल में रखना है या 100-200 रुपए जुर्माना लगाना है या छोड़ देना, तो ये कैसे हुआ, ये राजनीतिक दर्शन के बदौलत हुआ दोस्तों। राजनीतिक दर्शन ने क्या किया कि एक प्रश्न का उत्तर प्रदान किया। प्रश्न ये था कि आखिर इसे सजा क्या दी जाए, तो सजा या तो छोड़ दिया जाए या फिर क्या किया जाए कि इसको जेल में डाल दिया जाए या 100-200 जुर्माना। तो ये जो प्रश्न का उत्तर प्रदान किया ये राजनीतिक दर्शन ने किया। और फिर राजनीतिक दर्शन ये भी करती है कि आखिर ये जो पकड़ा गया, मतलब ये चोर जो पकड़ा गया, ठीक है, इसको छोड़ा गया या फिर जेल में डाला गया, तो इसके बाद क्या होगा। मतलब ये तो न्याय हो गया कि ठीक है भैया इसको जेल में डाल दिए 2 महीने के लिए जेल में डाल दिए, 2 महीने चोर तो बंद रहेगा, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा, क्या कैसे करेगा, क्या गारंटी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर जो देगा, ये जो न्याय क्या है, फिर न्याय का निष्कर्ष का, ये सभी राजनीतिक दर्शन का काम है दोस्तों, ठीक है। राजनीतिक दर्शन राजनीतिक सिद्धांत का ही एक हिस्सा है, क्योंकि यह राजनीतिक सिद्धांत के विविध अवधारणाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है। मतलब यहाँ पे मेरा कहना
कहना ये है दोस्तों, राजनीतिक जो दर्शन है ये राजनीतिक सिद्धांत का हिस्सा है, और राजनीतिक सिद्धांत किसका हिस्सा है, तो राजनीतिक विज्ञान का हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दर्शन भी राजनीतिक विज्ञान का हिस्सा है, और राजनीतिक दर्शन राजनीतिक सिद्धांत का हिस्सा है। कैसे है, तो आप लोग स्पष्ट अभी देख लिए होंगे, मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया कि सामान्य समाधान तो राजनीतिक सिद्धांत खोज देता है, लेकिन सामान्य समाधान के अंदर जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं उसको खोजने का काम राजनीतिक दर्शन करती है। तो राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत का एक हिस्सा है दोस्तों। और क्योंकि यह एक राजनीतिक सिद्धांत के विविध अवधारणाओं के बीच अंतर संबंध को स्थापित करती है दोस्तों, मतलब राजनीतिक सिद्धांत में विभिन्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, उन सभी के बीच में अंतर संबंध स्थापित करने का काम ही राजनीतिक दर्शन करती है। अतएव राजनीतिक सिद्धांत का हिस्सा राजनीतिक दर्शन है, और राजनीतिक दर्शन को ही राजनीतिक विज्ञान का हिस्सा भी कह सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि हर राजनीतिक दर्शन या हर राजनीतिक दार्शनिक एक राजनीतिक सिद्धांतवादी होता है, किंतु हर राजनीतिक सिद्धांतवादी जो है दोस्तों वो राजनीतिक दार्शनिक नहीं हो सकता। मतलब यहाँ मेरा ये कहना है कि कोई भी राजनीतिक दार्शनिक है, अगर वो राजनीतिक दर्शन के बारे में सोचता है तो वह एक राजनीतिक सिद्धांतवादी है, क्योंकि राजनीतिक दर्शन राजनीतिक सिद्धांत का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन हर राजनीतिक सिद्धांतवादी राजनीतिक दार्शनिक नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन का हिस्सा नहीं है, अपितु राजनीतिक दर्शन राजनीतिक सिद्धांत का हिस्सा है। अतएव राजनीतिक सिद्धांतवादी जो है वो राजनीतिक दार्शनिक नहीं हो सकता, लेकिन कोई राजनीतिक दार्शनिक है तो वो हर परिस्थिति में एक राजनीतिक सिद्धांतवादी होगा ही होगा। और जो दोस्तों राजनीतिक दर्शन है यह बहुत जटिल गतिविधि है दोस्तों, क्योंकि इसको इस बात से समझा जा सकता है, अनेक बड़े बड़े विशेषज्ञ विभिन्न विभिन्न विश्लेषण के लिए इसका अभ्यास करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लिया जाए कि एक ही प्रश्न है, न्याय क्या है, न्याय का क्या निष्कर्ष हो सकता है, इसके बारे में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोच सकता है। कोई बोलेगा कि ठीक है 2 दिन का जुर्माना दे दिया जाए चोर को, 2 दिन जेल में रख लिया जाए, कोई बोलेगा 2 महीना रख लिया जाए, कोई बोलेगा 200 रुपए जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से क्या है दोस्तों कि राजनीतिक दर्शन एक जटिल गतिविधि है, क्योंकि इसको समझने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ जो है विश्लेषज्ञ जो है हमेशा विश्लेषण करते रहते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये भी समझ गए दोस्तों। अब क्वेश्चन आप लोग जो है आसानी से राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक दर्शन इन सभी के बीच भेद कर पाएंगे। अब आगे है राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक विचार। तो राजनीतिक विचार जो है दोस्तों ये पूरे समुदाय के विचार होते हैं। इनमें राजनेता, पेशेवर, टिप्पणीकार, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक विश्लेषक व सामान्य नागरिक के भाषण के लेखन भी शामिल होते हैं। राजनीतिक विचार ये तो आसानी से समझा जा सकता है दोस्तों कि इसमें विचारों को अभिव्यक्त करने की बात की गई है। तो आप सबों को पता होगा कि भारतीय संविधान ने विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है। इसीलिए राजनीतिक विचार के अंतर्गत पूरे समुदाय के विचार आते हैं। राजनेता के विचार आ सकते हैं, पेशेवर टिप्पणीकार के विचार आ सकते हैं, राजनीतिज्ञ के विचार आ सकते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के विचार आ सकते हैं दोस्तों। सामान्य नागरिक के भाषण के लेखन भी राजनीतिक विचार के अंतर्गत आ सकते हैं। राजनीतिक विचार में क्या होता है दोस्तों कि इसमें राजनीतिक ग्रंथ, विद्वानों के लेख, भाषण, सरकारी नीतियों व निर्णय, कविता व गद्यों के रूप में अनेक सारी चीजें शामिल की जा सकती हैं। मतलब मेरा कहना यह है कि एक राजनीतिक विचार के अंतर्गत राजनीतिक ग्रंथ आ सकते हैं, विद्वानों के लेख आ सकते हैं, अनेक भाषण आ सकते हैं, सरकारी नीतियों व निर्णयों के बारे में चर्चा हो सकती है, कविताओं व गद्यों के रूप में भी जो लेखन होते हैं वो भी राजनीतिक विचार के अंतर्गत आते हैं। और राजनीतिक विचार में राजनीतिक ग्रंथ, विद्वानों के लेख, भाषण, सरकारी नीतियों के निर्णय, कविताएं व गद्य तभी शामिल हो सकते हैं जब कोई भी राजनीतिक जो ग्रंथ है या विद्वानों के लेख हैं, भाषण, सरकारी नीति आदि हैं, वे सामान्य मानव की व्यथा को रेखांकित करते हैं। मतलब साधारण तौर पे हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि राजनीतिक विचार जो है ये राजनीतिक ग्रंथों, विद्वानों के लेख, भाषण, सरकारी नीतियों, कविताओं व गद्यों के रूप में हो सकते हैं तब जबकि ये सामान्य मानव की व्यथा को रेखांकित करते हैं। और राजनीतिक विचार में ऐसे सभी सिद्धांत शामिल होते हैं दोस्तों जो राजनीतिक व्यवहार मूल्यों के मूल्यांकन करने तथा उनके निवारण के तरीकों को समझाने का प्रयास करते हैं। मतलब राजनीतिक विचार के अंतर्गत कुछ भी आ सकता है, ठीक है। राजनीतिक विचार के अंतर्गत ऐसे कोई भी राजनीतिक सिद्धांत आ सकते हैं जो राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक मूल्यों के मूल्यांकन, मतलब जो राजनीतिक मूल्य उनके मूल्यांकन और उनके निवारण के तरीकों, मतलब जो समस्या है राजनीतिक विचार के स्थानीय मुद्दाओं के अंदर, उसके निवारण के तरीके अगर कोई भी पक्ष से आता है, कहीं से भी आता है, तो वो राजनीतिक विचार के अंतर्गत आएगा।
ठीक है। और राजनीतिक सिद्धांत विचार के विपरीत एक व्यक्ति के अटकलों को संदर्भित करता है, जिन्हें हम स्पष्टीकरण के रूप में ग्रंथों में व्यक्त करते हैं। इनमें राज्यों, कानून, प्रतिनिधित्व और चुनाव सहित संस्थानों के सिद्धांत शामिल होते हैं दोस्तों। मतलब मेरा कहना यह है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है ये विचार के विपरीत होता है। विचार में अनेक बातें शामिल हो सकती है, कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कह सकता है, ठीक है। क्योंकि राजनीतिक विचार के अंतर्गत सभी बातें शामिल हो सकती हैं, क्योंकि मैंने भी जस्ट कहा कि स्वतंत्रता का विचारों की स्वतंत्रता का भी अधिकार है दोस्तों भारत में। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी विचार अपना रख सकता है। तो विचारों के अगर हिसाब से हम काम करें तो हम बहुत सारी गलत अवधारणाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। इसीलिए विचार के विपरीत होता है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है कि एक व्यक्ति की समस्याओं को संदर्भित करता है, ठीक है, और उसके बाद उस समस्याओं को के स्पष्टीकरण के रूप में राजनीतिक सिद्धांत एक हथियार तैयार करता है और फिर व्यक्ति की समस्याओं के समाधान का प्रयास करता है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है विचार के विपरीत होता है, व्यक्ति की अटकलों को संदर्भित करता है और बाद में स्पष्टीकरण के रूप में राजनीतिक सिद्धांत को ग्रंथों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और इनमें राज्य, कानून, प्रतिनिधि और चुनाव सहित संस्थानों के सिद्धांत शामिल है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्यों के सिद्धांत शामिल है, कानूनी सिद्धांत शामिल है, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत शामिल है, चुनाव का सिद्धांत शामिल है। तो जितने भी जो सिद्धांत है वो सभी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। जबकि विचार के अंतर्गत कुछ भी आ सकता है, कोई भी बात आ सकती है अगर वो मानव व्यथा को रेखांकित करती हो, ठीक है। तो आप लोग ये भी समझ गए दोस्तों। राजनीतिक विचार एक व्यवस्थित व समाविष्ट विचारधारा होती है दोस्तों, जिसमें सभी राजनीतिक सिद्धांतों को समाविष्ट कर उत्तम विचारधारा तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है और दोस्तों जिसे संपूर्ण मानव समाज में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। और जॉन लॉक को जो है आधुनिक विचारधारा के जनक के रूप में जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने भी कहा राजनीतिक विचार एक व्यवस्थित व सामाजिक समाविष्ट विचारधारा होती है। मतलब मैंने भी तुरंत कहा कि भारत देश के अंतर्गत या भारत देश में के अंदर में जो है हर व्यक्ति को विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार है और हर व्यक्ति जो है अपने अपने विचार स्पष्ट कर सकता है, अपने अपने विचार दे सकता है। तो राजनीतिक विचार क्या करता है कि एक व्यवस्थित और समाविष्ट विचारधारा के तौर पर काम करता है, जिसमें कि अलग अलग राजनीतिक सिद्धांतों को मिला लिया जाता है, अलग अलग राजनीतिक विचारों को मिला लिया जाता है और फिर एक उत्तम विचारधारा तक पहुंचने का प्रयास भी किया जाता है, जिससे कि संपूर्ण मानव जो है वो खुश हो और संपूर्ण मानव समाज में जो है सार्वभौमिक रूप से राजनीतिक सिद्धांत को लागू किया जा सके। और जॉन लॉक ऐसे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे जिनको आधुनिक विचारधारा के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और मार्क्सवादी विचारधारा के लोग, अब यहाँ पर मार्क्सवादी विचारधारा की बात मैंने कर दी, यहाँ पर नीचे में टॉपिक था मार्क्सवादी विचारधारा का, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी डिस्कस करा ही देते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये रहा, ये जरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मार्क्सवाद भी इसी तरह की विचारधारा का एक शानदार उदाहरण है। तो मार्क्सवाद की बात आ गई तो मार्क्सवाद भी बता देता हूं दोस्तों। मार्क्सवादी विचारधारा के लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक दर्शन का काम विश्व को बदलना है, न कि केवल व्याख्या करना। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि हर राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक दर्शन है, लेकिन हर राजनीतिक दर्शन जो है राजनीतिक विचारधारा नहीं है। नई नई विचारधाराओं के तहत फांसीवाद, नाजीवाद और उदारवाद उपजी है और इस वजह से पुराने राजनीति के सिद्धांतों का पतन हो गया है। मतलब मार्क्सवाद की जो विचारधारा है ये राजनीतिक और जो सामान्य विचारधारा है इसके बिल्कुल उलट है। मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों का मानना है कि राजनीतिक दर्शन का काम केवल सामान्य प्रश्न के उत्तर की खोज करना नहीं है या विश्व को बदलना नहीं है, बल्कि इसका काम है राजनीति की व्याख्या करना, ठीक है, राजनीति को अच्छे से समझाना और विश्व को एक तरह से गर्त की ओर ढकेलना, मतलब विश्व को एक तरह से गड्ढे की ओर ढकेलना। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक विचारधारा है अगर दोस्तों, ठीक है, कोई भी राजनीतिक विचारधारा है जिसके अंतर्गत बहुत सारी मानव व्यथाएं शामिल है, बहुत सारे लोगों के विचार शामिल हैं, तो वो राजनीतिक दर्शन है। अब कैसे राजनीतिक दर्शन है? क्योंकि राजनीतिक दर्शन का काम है दोस्तों सामान्य प्रश्नों के उत्तर की खोज करना और राजनीतिक विचारधारा में यही है कि कोई भी ऐसा प्रश्न जो कि मानव जाति की समस्याओं को इंगित करता हो वो राजनीतिक विचारधारा है। इसीलिए राजनीतिक विचारधारा जो है हमेशा राजनीतिक दर्शन हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दर्शन राजनीतिक विचारधारा हो ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। हो सकता है कि राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत जो प्रश्न है वो कुछ और हो। न्याय क्या है? राजनीतिक दर्शन का प्रश्न है कि न्याय क्या है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा जिसमें कि अनेक लोगों के विचार शामिल हैं उनका कहना है कि न्याय कैसे है,
तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों कि दोनों प्रश्न अलग अलग हो गए, इसीलिए राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक दर्शन हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दर्शन राजनीतिक विचारधारा नहीं हो सकती है। ठीक है, और अभी के दौर में नई नई विचारधाराएं पनपी हैं। ठीक है, जैसे कि नई नई विचारधाराएं उपजी हैं, जैसे कि फांसीवाद, नाजीवाद, उदारवाद, इन सभी विचारधाराओं के उपजने की वजह से जो पुरानी राजनीति के जो सिद्धांत है उनका पतन हो गया है। और दोस्तों इसीलिए गेमिनी और सेबाइन ये दो बड़े राजनीतिज्ञ थे, दो बड़े राजनीतिक विश्लेषज्ञ थे। इनका कहना है, या अभी भी ये लोग जीवित है या मृत है इस बारे में मुझे नहीं पता, तो ये जो दो विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, गेमिनी और सेबाइन, इनका कहना है कि राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक सिद्धांतों की अस्वीकृति है, क्योंकि विचारधारा हाल की उत्पत्ति है और अविश्वसनीय मूल्यों पर आधारित है। मतलब ये गेमिनी और सेबाइन कहते हैं ये जो राजनीतिक विचारधारा है, ठीक है, ये राजनीतिक सिद्धांतों की अस्वीकृति है। मतलब राजनीतिक विचारधारा तो आज उत्पन्न हुई है ना दोस्तों, क्योंकि जो विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार हमें आज मिला है। हम लोग आदि मानव समाज में नहीं जानते थे कि विचारधारा क्या है, कैसे कैसे लोग अपने अपने विचार, अभी मैं कह रहा हूँ मुझे फोन लेना, आप कह रहे हैं कि मुझे फोन बेचना है, तो ये आपके विचार है फोन बेचना है, मेरा विचार है कि फोन खरीदना है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, अलग अलग लोग के अलग अलग विचार है। मेरा विचार आपसे अलग है, आपका विचार मेरे से अलग है, यही पड़ोस का अलग होगा, सबका अपना अपना अलग व्यक्तिगत विचार हो सकता है। तो राजनीतिक जो विचारधारा है दोस्तों ये अलग अलग हो सकता है, और अगर इस तरह से राजनीतिक विचारधारा अलग हुए तो इस तरह से राजनीतिक सिद्धांतों की अवहेलना होगी, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का मूल्य एक ही होता है, क्योंकि ये सिद्धांत है दोस्तों, ये एकदम फिक्स है, नियमित है। इसीलिए राजनीतिक विचारधारा को राजनीतिक सिद्धांतों की अस्वीकृति के रूप में गेमिने और सेबाइन मानते हैं, क्योंकि गेमिने और सेबाइन का ये कहना है कि विचारधारा हाल ही में उत्पत्ति हुई है। विचारधारा जो है हाल की उत्पत्ति है, हाल के समय में ही लोगों ने राजनीतिक विचारधारा को पहचाना है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत बहुत से पुराने समय से चलता आ रहा है, और इसी वजह से राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं होना चाहिए। और ये जो विचारधारा हाल की उत्पत्ति है जो अविश्वसनीय मूल्यों पर आधारित है, इससे हम लोग ज्यादा बढ़ावा न दें, ऐसा गेमिने और सेबाइन का कहना है दोस्तों। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक विचारधारा का जो लक्ष्य होता है किसी नई विशेष प्रणाली को न्याय संगत बनाना होता है, और यह एक इच्छुक मामला और इससे नई सत्ता का बंटवारा होता है। मतलब राजनीतिक विचारधारा है जो दोस्तों, इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए कि कोई एक प्रणाली हुई, ठीक है, जैसे ये उदाहरण मैंने आप लोगों को सड़क बनाने का दिया था, ठीक है, तो उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार रख दिए थे कि कोई बोल रहा था ईंट की बनाएंगे, ईंट की सड़क बनाएंगे, कोई बोल रहा था पक्की सड़क बनाएंगे, कोई ढलैया, कोई कुछ कोई कुछ। तो इस तरह से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विचार दे रहे थे, ठीक है, और इससे क्या हो रहा था कि अलग अलग, मतलब कोई ढलैया वाली प्रणाली को न्याय संगत बनाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं भैया ये ढलैया वाली प्रणाली अच्छी है, कोई बोल रहा था नहीं ईंट वाली प्रणाली अच्छी है। तो इस तरह से राजनीतिक विचारधारा का जो लक्ष्य होता है किसी नई विशेष प्रणाली को न्याय संगत बनाना होता है, और यह एक तरह से इच्छुक मामला होता है। जैसे कि किसी की इच्छा है कि नहीं ईंट की सड़क ही बननी चाहिए थी, तो ये उसका इच्छुक मामला था, और उसको वो सही ठहराने के लिए कुछ भी बोलेगा कि नहीं हाँ ये यही सही है, ईंट की सड़क ही सही है, ईंट की सड़क ही बनेगा। तो इस तरह से यह एक इच्छुक मामला होता है दोस्तों, ठीक है। राजनीतिक विचारधारा का जो लक्ष्य होता है वो इच्छुक मामला होता है, और इससे जो है सत्ता का बंटवारा हो जाता है। इस तरह से मान लिया जाए कि 15 व्यक्ति कह रहे थे ईंट की बनाएंगे, कोई बोल रहे थे पक्की, कोई पक्की बोल रहे थे, कोई कच्ची बोल रहे थे। इससे क्या हो रहा था, विचार मतभेद उत्पन्न हो रहे थे, इससे क्या हो रहा था, सत्ता बंटवारा। अगर कोई सामूहिक निर्णय तक वो लोग नहीं पहुंचते कि ठीक है ईंट का नहीं, मतलब सामूहिक निर्णय तक नहीं पहुंचते, तो इस तरह से मतभेद रहता, आधे में ईंट का सड़क बनता, आधे में पक्की सड़क बनता, तो ये एक समस्या थी, ठीक है। तो इस तरह से एक सामाजिक निर्णय तक, सामूहिक निर्णय तक पहुंचे, तो सबने ये फैसला लिया कि पक्की सड़क बना दी जाए। तो इस तरह से राजनीतिक विचारधारा का लक्ष्य जो है नई विशेष प्रणाली को संगत बनाना होता है, और यह एक तरह से इच्छा का मामला होता है, और इससे नई सत्ता का बंटवारा हो जाता है। और इस तरह से जो है राजनीतिक विचारधारा को गेमिने और सेबाइन गलत मानते थे। उनका कहना था कि राजनीतिक विचारधारा जो है ये राजनीतिक सिद्धांतों की अस्वीकृति है, और क्योंकि यह हाल में उपजी है इसलिए यह अविश्वसनीय मूल्यों पर आधारित है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अब इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक चिंतन के बीच जो भेद है वो आप लोग अब आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या टॉपिक हम लोगों को ब्लॉक के अंदर डिस्कस करना है, तो आगे हम लोगों को डिस्कस करना है राजनीतिक सिद्धांत का विकास, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को फिर क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूँ, देखता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को कि आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि इसी प्रश्न के अंदर आ जाए। तो देख लेते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए राजनीतिक सिद्धांत
एक दर्शन और एक विज्ञान के रूप में इससे आप क्या समझते हैं? अभी तुरंत मैंने आप लोगों को समझाया दोस्तों, अभी जस्ट कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ये राजनीतिक विज्ञान का एक हिस्सा है और ये राजनीतिक दर्शन जो है ये राजनीतिक सिद्धांत का एक हिस्सा है। इस तरह से जैसे मैं आप लोगों को एक ग्राफ बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा दर्शन, ठीक है, ये रहा दर्शन, ठीक है, ये रहा सिद्धांत, ठीक है, ये भी आप लोग समझ गए। लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों क्योंकि माउस से लिखना पड़ रहा है। ये रहा सिद्धांत, इसको मैं जरा इरेज कर दूं, और ये रहा विज्ञान, ठीक है। तो एक जो राजनीतिक सिद्धांत होता है दोस्तों, एक राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान का हिस्सा होती है और एक राजनीतिक दर्शन एक राजनीतिक सिद्धांत का हिस्सा होती है, ठीक है। मतलब एक राजनीतिक दर्शन एक राजनीतिक सिद्धांत का हिस्सा होती है और एक राजनीतिक सिद्धांत एक राजनीतिक विज्ञान का हिस्सा होती है। ए जो है वो बी के बराबर है और बी जो है सी के बराबर है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ए जो है सी के बराबर है। तो मतलब मेरा कहना यह है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक विज्ञान का हिस्सा है और एक राजनीतिक दर्शन एक राजनीतिक सिद्धांत का हिस्सा है। अतः हम कह सकते हैं कि एक राजनीतिक दर्शन भी एक राजनीतिक विज्ञान का हिस्सा है। तो ये बात आप लोग संभवतः समझ गए होंगे। अब आगे मैं आप लोगों को संक्षेप में इस प्रश्न के उत्तर को भी करवा देता हूं, इस प्रश्न के उत्तर को डिस्कस करवा देता हूं। सिंपल में एकदम आसान है। जो प्रश्न पहले था उसी प्रश्न को अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो उसी प्रश्न के अंतर्गत इस प्रश्न का भी उत्तर है। राजनीतिक सिद्धांत का काम क्या है दोस्तों? सामाजिक समस्याओं का समाधान एकदम आसान तरीके से खोजना। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर राजनीतिक दर्शन का काम क्या है कि राजनीतिक दर्शन जो है ये किसी भी समस्या के लिए एक सामान्य सा प्रश्न खोजता है और प्रश्न के उत्तर की कोशिश करता है, ठीक है। सामान्य प्रश्न या सामान्य सा जो समाधान है वो खोजता है और सामान्य समाधान को सुलझाने की कोशिश करता है। ये राजनीतिक दर्शन का काम है। और राजनीतिक विज्ञान का काम क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत को एकदम वैध बनाना। राजनीतिक विज्ञान क्या करता है कि राजनीतिक सिद्धांत को सही ठहराता है और राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है कि राजनीतिक दर्शन को सही ठहराता है। और इस तरह से क्या होता है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, आपस में एक दूसरे के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। तो यही है इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। भले ही इसको बहुत लंबा चौड़ा कर दिया गया है, इसमें लिखा गया राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान के रूप में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न को फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। दो जो क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान और फिर राजनीतिक दर्शन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यही प्रश्न था ना दोस्तों। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक चिंतन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। और एक प्रश्न है राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत एक दर्शन और एक विज्ञान के रूप में, इससे आप क्या समझते हैं? तो यही प्रश्न था दोस्तों। आप लोग मुझे लगता है कि दोनों प्रश्न के उत्तर कर पाएंगे क्योंकि अभी जो मैंने डिस्कशन एनालिसिस करवाया इसके अंतर्गत सारी बातें समझा दी गई हैं। आप लोग आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे है दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत का विकास। आखिर राजनीतिक सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, हम लोगों को इस पे चर्चा करनी है क्योंकि चैप्टर का नाम यह राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित ही सारी बातें होंगी। तो राजनीतिक सिद्धांत का विकास क्या है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। और इसी पर एक प्रश्न भी है, वो प्रश्न भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्रश्न है दोस्तों, मैं नीचे लिए चलता हूँ, प्रश्न है क्या है दिखा देता हूँ जरा। राजनीतिक सिद्धांत के विकास को स्पष्ट कीजिए या राजनीतिक सिद्धांत के विकास पर टिप्पणी कीजिए। तो अभी जो मैं इस टॉपिक पर आप लोगों को डिस्कशन करवाऊंगा, आप लोगों के डिस्कशन, मेरा मतलब है आप लोगों से डिस्कशन जब मैं इसका करूंगा राजनीतिक सिद्धांत का विकास पर, तब हम लोग इस प्रश्न को आसानी से समझ जाएंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के विकास को स्पष्ट कीजिए अथवा राजनीतिक सिद्धांत के विकास पर टिप्पणी कीजिए। तो सीधे इस टॉपिक पर अब हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे ही डिस्कस करेंगे तो ये प्रश्न अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो राजनीतिक सिद्धांत में जो विकास है दोस्तों, ये हमेशा समाज में होने वाले परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करता है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत में जब अगर हम लोग बात करते हैं कि विकास हुआ है, तो विकास हुआ है तो क्या हुआ, समाज में जो परिवर्तन हुआ है, समाज में जो समस्याएं थी जिनका समाधान हुआ है, तो उससे जो परिवर्तन हुआ है यही जो प्रतिबिंबित करता है ये राजनीतिक सिद्धांत करता है। और दोस्तों ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ये विभिन्न समयों में उभरने वाली चुनौतियों के जवाब में तैयार किए जाते हैं। मतलब मेरा कहना यह है कि देखिए दोस्तों, कोई भी समस्या है, कोई भी स्थानीय समस्या है, उसमें जो चुनौतियां हैं, उसमें जो समस्याएं हैं, वो समय समय के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। जैसे कि आज से
200-500 वर्ष पूर्व पानी की कोई समस्या नहीं थी दोस्तों, पानी एकदम प्रचुर मात्रा में थी। तो उस समय अगर हम लोग पानी को समस्या मानते और उसके हिसाब से अगर हम लोग राजनीतिक सिद्धांत तैयार करते कि नहीं पानी को बचाया जाए, तो ये हमारी मूर्खता ही होती ना दोस्तों, क्योंकि उसमें पानी की कोई समस्या नहीं थी, पानी एकदम बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में थी। तो लेकिन अभी अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, अभी देख लीजिए दिल्ली, मुंबई, बड़े-बड़े शहरों में पानी की किल्लत है, पानी की कमी है। तो अगर हम लोग उस चुनौती के आधार पे, मतलब जो दिल्ली, मुंबई बड़े-बड़े शहरों में जो पानी की कमी है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग राजनीतिक सिद्धांत तैयार करते हैं, तो इस तरह से राजनीतिक सिद्धांत का विकास होता है दोस्तों। विभिन्न समय पर जो उभरने वाली चुनौतियाँ होती है, उसी के जवाब में राजनीतिक सिद्धांत तैयार किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि बेफिजूल कोई भी समस्याओं को लेकर के, जो समस्या है ही नहीं, उसी को आधार मान के हम लोग राजनीतिक सिद्धांत तैयार करने चल दिया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। समय पर जो चुनौती उभर कर सामने आती है, उसी के जवाब में राजनीतिक सिद्धांत को तैयार किया जाता है और फिर समस्याओं के समाधान की कोशिश की जाती है। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि राजनीतिक सिद्धांत जो है ये विभिन्न समय पर उभरने वाली चुनौतियों के जवाब में तैयार किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग राजनीतिक चिंतन की बात करें दोस्तों, राजनीतिक विचार की बात करें, राजनीतिक सोच की बात करें, तो ये जो है सामाजिक चुनौतियों के कारण उभरता है। मतलब राजनीतिक चिंतन जो स्टार्ट होता है, चिंतन क्या है मतलब दोस्तों, चिंतन का मतलब सोचना। तो हम लोग चिंतन क्यों करते हैं? क्योंकि जो मान लिया जाए कि कोई भी राजनीतिक चिंतन कोई क्यों करता है, क्योंकि समाज में जो चुनौती है तो उसी के बारे में सोचने के लिए तो कोई राजनीतिक चिंतन करता है। इसीलिए राजनीतिक चिंतन जो है राजनीतिक सिद्धांत के विपरीत सामाजिक चुनौतियों के कारण उभरता है तथा समय के साथ साथ स्थान से भी संबंधित होता है। मतलब जो राजनीतिक चिंतन है ये समय के साथ साथ स्थान से भी संबंधित होता है दोस्तों। मान लिया जाए कि मैं बिहार में रहता हूँ, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर कमी है तो मान लीजिए मैं जिस इलाके से आता हूँ तो यहाँ बिजली की थोड़ी कमी है। तो यहाँ पर जो बिजली की कमी है दोस्तों, इस पर अगर चिंतन करते हैं तो ये क्या है, ये सामाजिक चुनौती के कारण उभर कर आ रहा है। ये समय के साथ साथ स्थान से भी जुड़ा हुआ है। मैं बिहार के इस छोटे से प्रदेश से आता हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि बिजली की कमी है, तो ये स्थान से संबद्ध हो गया। फिर समय जैसे मान लीजिए दिन में बिजली नहीं रहती है, या जो भी जिस भी समय नहीं रहती है, तो समय से इससे भी संबद्ध हो गया। ये जो सामाजिक चुनौती है, सामाजिक चुनौती के कारण क्या हुआ, राजनीतिक चिंतन हुआ, क्योंकि बिजली नहीं रहती है, किस जगह नहीं रहती है, तो ये सारी बातें। अब मान लिया जाए कि पटना चले जाए, पटना में तो बिजली की कोई कमी नहीं है, ठीक है। पटना भी बिहार में बहुत ही सुप्रसिद्ध शहर है, पटना बिहार की राजधानी है, ये भी आप लोग जानते हैं। वहां अगर कमी है तो अच्छे पानी की कमी है, तो वहां अच्छे पानी की कमी है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, वहां पर क्या हुआ, पटना जाने के बाद क्या हुआ कि पानी से संबंधित समस्या आ गई और वहां पर पानी की जो समस्या वो स्थान से संबद्ध हो गया। पटना में पानी की समस्या है, ठीक है। बिहार के मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है, तो यहाँ पर तो बिजली की समस्या है। तो दोनों जगह समस्याएं अलग अलग हो गई, दोनों जगह स्थान अलग अलग हो गए, दोनों जगह समय अलग अलग हो गया। तो इस तरह से राजनीतिक चिंतन जो है सामाजिक चुनौतियों के कारण उभरता है तथा समय के साथ साथ स्थान से भी संबंधित होता है। जबकि राजनीतिक सिद्धांत जो है दोस्तों इन्हीं चुनौतियों को निपटाता है। मतलब जो भी चुनौती जिस भी जगह पे उत्पन्न हुई, राजनीतिक चिंतन का काम है चुनौतियों को खोजना, चुनौतियों पर चिंतन करना, और राजनीतिक सिद्धांत का काम है इन चुनौतियों को खत्म करना, इन चुनौतियों का निपटारा करना, मतलब चुनौतियों के समाधान की कोशिश करना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत के विकास के दरमियान जब भी कोई राजनीतिक सिद्धांतकार सिद्धांतीकरण में लिप्त हो जाता है, मतलब राजनीतिक सिद्धांत को बनाने की कोशिश करता है, तो वो केवल ऐसा नहीं करता कि केवल सिद्धांत की खोज ही कर देता, अपितु उस तरीके की खोज भी करता है जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। मतलब मेरा कहना यह है कि कोई भी राजनीतिक सिद्धांतकार जब सिद्धांतीकरण में लिप्त हो जाते हैं, तो वे केवल क्या करते हैं कि सिद्धांत ही नहीं बनाते, अपितु ऐसे तरीकों को भी खोजने की कोशिश करते हैं जिससे अच्छे और बेहतर जीवन और अच्छे और बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। और दोस्तों इसी टॉपिक के अंतर्गत एक चीज आती है, एक छोटी सी बात राजनीतिक सिद्धांतकार को कवि से अलग करती है, और वह है इसका आग्रह और खोज, जो कि निश्चित सीमा तक ही होता है। जबकि कवि का अपना एक संसार होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती है। मतलब मेरा कहना यह है दोस्तों कि एक जो कवि होता है और एक जो राजनीतिक सिद्धांतकार होता है, दोनों में अंतर होता है। राजनीतिक सिद्धांतकार की एक सीमा होती है, वो सीमा के अंतर्गत ही आग्रह कर सकता है, सिद्धांत बना सकता है, खोज सकता है। जबकि एक कवि का अपना ही संसार होता है दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती है वहां कवि का माइंड, कवि का दिमाग पहुंच सकता है, कवि की कविता पहुंच सकती है। इसीलिए कवि का अपना संसार होता है और इसके अंतर्गत कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए यह रचनात्मकता नहीं बल्कि कवि चेतना होती है, जो कि काव्य को सिद्धांत बनाने से नकारती है। मतलब इसी वजह से, मतलब क्योंकि जो
कवि चेतना होती है, मतलब जो कवि जो काव्य लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, उसके अंतर्गत कोई सीमा नहीं होती है, कोई सिद्धांत नहीं होता है, मतलब कोई भी बैरिकेडिंग नहीं होती है। तो इस वजह से, कोई सीमा नहीं होने की वजह से क्या होता है कि जो कवि की जो काव्य, कवि का जो काव्य है या कवि की जो काव्य चेतना है, उससे जो कविताएं गढ़ी जाती है, तो वह कभी भी राजनीतिक सिद्धांत नहीं बन पाती है। हालांकि ये जो इतना सा जो मैंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके बुक में दी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो बता दिया जाए। तो अब मुझे लगता है दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल अच्छे से दे सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का विकास जो है, इस पर एक टिप्पणी कीजिए या फिर राजनीतिक सिद्धांत के विकास को स्पष्ट कीजिए। अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांत का विकास कैसे होता है। यह स्थानीय समस्याओं के समाधान की खोज में किया जाता है, राजनीतिक सिद्धांत का विकास। और राजनीतिक सिद्धांत का विकास जो है, ये दिखाता है कि समाज में परिवर्तन हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। तो अब आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि वीडियो सेशन बहुत लंबा हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और अगले वीडियो सेशन में संभवतः मैं ये प्रयास करूंगा कि इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।